हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ। हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स के बारे में आपने क्लास एट्थ में भी पढ़ा है। अगर हम उसको थोड़ा सा रिकैप करें तो हम याद कर पाएंगे कि हमने फोर्स के कंसेप्ट को कैसे समझा था। तो थोड़ा सा हम एट्थ क्लास के कंटेंट्स को रिकॉल करते हैं। तो अगर आपको ध्यान होगा, आपने फोर्स को कहा था अ पुश और पुल। तो यहाँ पर भी हमें ये डायग्राम्स में दिख रहा है, एक बच्चा ट्रॉली को पुश कर रहा है, या अगर हम किसी ड्रॉर की बात करें तो उसे बाहर की तरफ खींचना पड़ता है, मतलब पुल करना पड़ता है। दूसरी तरफ एक और डायग्राम दे रखा है इसी के नीचे, वहाँ एक बच्ची पुश कर रही, हिट कर रही है हॉकी से हॉकी बॉल को। हम स्प्रिंग को पुल करते हैं या पुश करते हैं, और हम किसी बॉल को या बलून को फोर्सफुली प्रेस कर सकते हैं। तो ये सभी तरीक़ों में एक तरह का पुश या पुल काम कर रहा है, और इसी को हम कहते हैं फोर्स। अब फोर्स को डिफ़ाइन करना है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ गैलीलियो गैलीली की बात की गई है, आइजैक न्यूटन की बात की गई है। ये सब रिनाउंड साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इम्पोर्टेंट थ्योरीज दी है, प्रिंसिपल्स दिए हैं, लॉज दिए हैं। तो फोर्स को पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो इन सब डायग्राम से या जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं उससे हम ये समझते हैं कि फोर्स वो पुश या पुल है जो कोशिश करता है या फिर करता है चेंज। किस तरह का चेंज? या तो स्टेट ऑफ मोशन या फिर शेप या साइज़ में। जैसे कि जब ये बच्चा ट्रॉली को पुश कर रहा है तो फोर्स लगाया जा रहा है जिससे ट्रॉली स्टेशनरी, मतलब स्थायी अवस्था से मोशन यानी गति अवस्था में आ रहा है। तो स्टेशनरी से मोशन स्टेट में आ रहा है। या फिर जब कोई आती हुई गेंद को, मान लो ये हॉकी प्लेयर उसे रोक रही है, तो उसने फोर्स लगाया जिससे वो गेंद जो मोशन में थी वो स्टेशनरी कंडीशन में आ गई या रेस्ट में आ गई। तो यहाँ पर भी फोर्स लगाया गया। मतलब फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। जैसे मान लो कोई ट्रेन आ रही है और उसके सामने कोई बड़ा सा गाड़ी आ जाए, तो फोर्स तो लगेगा लेकिन ट्रेन रुकेगी नहीं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स नहीं लगाया गया, फोर्स लगाया गया, लेकिन फोर्स जितनी ज़रूरत थी ट्रेन को रोकने के लिए उतना फोर्स नहीं था, तो इसलिए रोक नहीं पाई। तो ज़रूरी नहीं है कि जो फोर्स लगाया जाए उसका प्रतिफल हमें मिले। जैसे अगर हम दीवार के ऊपर ज़ोर लगाएं, फोर्स लगाएं, तो दीवार स्टेशनरी से मोशन में नहीं आएगी या उसका कोई शेप चेंज नहीं होगा, लेकिन हमने फोर्स लगाया है। तो फोर्स या तो प्रयास करती है या बदलती है, बदलने का प्रयास करती है या बदलती है। क्या बदलने का प्रयास करती है? तो स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप, साइज़ या फिर आकार बदलने का प्रयास करती है या उसे बदलती है। जैसे मान लो ये ड्रॉर है, इसको पुल किया जाए तो बाहर आएगी, तो इसका हम बोल सकते हैं कि ये रेस्ट से मोशन में आई। या फिर कोई बॉल है, उसको प्रेस किया जा रहा है तो उसका शेप चेंज हुआ। या जैसे स्प्रिंग को खींचा गया या प्रेस किया गया, पुल किया गया या पुश किया गया, मतलब फोर्स लगाया गया, तो वो तो या तो वो स्ट्रेच हुई, मतलब उसका आकार पहले से लंबा हो गया, या फिर जब प्रेस किया गया तो उसका आकार पहले से छोटा हो गया। लेकिन अगर हम किसी बच्चे को ऐसा कोई स्प्रिंग दे दें जो काफ़ी मज़बूत हो, स्ट्रांग हो, और आसानी से उससे पुल या पुश ना किया जा सके, तो बच्चे का जितना फोर्स लगाएगा तो शायद उसकी वजह से कोई चेंज नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि फ़ोर्स नहीं लगाया गया। कहने का मतलब ये है कि फोर्स वो फैक्टर है जो किसी ऑब्जेक्ट के शेप, साइज़ या मोशन में या मोशन की डायरेक्शन को बदलता है या बदलने का प्रयास करता है। तो अब हम इसे इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन को लेते हैं। द फोर्स इज़ अ पुश और पुल विच चेंजेस और tries to change the shape, size, structure or the state of motion और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो आप इसे अपने लैंग्वेज में ज़रूर लिख लीजिएगा कि फोर्स क्या होता है। तो थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज़ द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसमें आपको एक डायग्राम से समझने का प्रयास किया गया है, सिचुएशन ए, बी एंड सी।
तो फोर्स जब हम लगाते हैं तो या तो फोर्स के बाद हमें कोई काम, जैसे हमने बोला कि ये प्रयास करेगा तो कोई काम होगा या नहीं होगा। जैसे दीवार पे हम पुश करेंगे तो दीवार अपनी जगह से शिफ्ट नहीं होगी, मतलब कोई काम या वर्क नहीं होगा, ठीक। या अगर हम बात करें, अगर उतना ही फोर्स अगर हम किसी ट्रॉली पे लगाएं या फिर किसी कूलर जिसमें व्हील लगे हों या किसी टेबल पे लगाए तो वो ज़रूर शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर फोर्स भी लगाया गया और काम भी हुआ। पहला जो एग्जांपल लिया गया था उसमें फोर्स लगाया गया लेकिन कोई काम नहीं हुआ। तो बैलेंस्ड फोर्स किसे कहते हैं और अनबैलेंस्ड फोर्स किसे कहते हैं, ये इस एग्जांपल से जुड़ा हुआ है। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट एक टेबल पे रखा हुआ है और वो उसमें एक्स और वाई उसका डिस्टेंस बताया गया है तो वो ऐसी ही रखी रहेगी। दोनों ही तरफ हम देखेंगे कि उसका जो डिस्टेंस है वो एज इट इज़ रहेगा, मतलब जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाया जा रहा है उसमें कोई किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट या उसकी पोजीशन में चेंज हमें नहीं दिखेगा। उसके बाद जो नीचे वाले एग्जांपल हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें दो बच्चे हैं जो एक बॉक्स को पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वो पुश कर रहे हैं तो दो एरो बनाए गए हैं। उन दोनों ही एरो में देखा जा रहा है कि एरो का साइज़ इक्वल है, मतलब जितना पुश किया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, उतना ही अपोजिट फोर्स जो है, उतना ही अपोजिट फोर्स जो है इस डायरेक्शन में, जो ये बताया गया है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में देखा जा रहा है। ये लोग फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जो है ऑपोजिट फोर्स लग रहा है। यही ऑपोजिट फोर्स फ्रिक्शन है जो हमने 8th क्लास में पढ़ा है। फ्रिक्शन वो फोर्स होता है जो मोशन के को अपोज करती है, किसी भी तरह की मोशन को। तो यहाँ मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है उस डायरेक्शन में मोशन किए करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब हमने देखा कि बच्चों ने ताकत बढ़ाई, इसलिए एरो का साइज़ यहाँ बड़ा दिखा रहे हैं, ठीक। तो जितनी उन्होंने फोर्स बढ़ाया उतना ही फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ गया। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स एक लेवल तक ही बढ़ सकता है, उसके बाद फिर देखिए जब वो बॉक्स मूव होने लगता है तो हम देखेंगे कि एरो जो है फोर्स का, ये ऊपर वाला जो फोर्स लगाया जा रहा है वो बड़ा है और नीचे वाला पहले जितना है। तब ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। तो पहली कंडीशन में भी मूव नहीं होगा, दूसरी में भी नहीं होगा, हाँ तीसरी कंडीशन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले और दूसरे डायग्राम ए और बी में जितना फोर्स लगाया जा रहा था उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही था। तो मान लीजिए कि बच्चे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे इस डायरेक्शन में, लेफ़्ट टू राइट, और उतना ही फोर्स जो है 100 न्यूटन का फोर्स राइट टू लेफ़्ट लग रहा था। तो ये दोनों ही फोर्स एक दूसरे को समाप्त कर रहे थे, ख़त्म कर रहे थे। 100 माइनस 100 ज़ीरो। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। तो जब बैलेंस्ड फोर्स कहीं होता है तो वहाँ किसी तरह का वर्क हमें दिखाई नहीं देता या किसी तरह का चेंज हमें नहीं दिखाई देता है। दूसरी कंडीशन में भी यही हो रहा है कि बच्चों ने अपना फोर्स इंक्रीज़ किया तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी इंक्रीज़ हुआ और ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिला नहीं। क्योंकि मान लीजिए अब 200 न्यूटन फोर्स हो गया बच्चों का जो पुश है और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी 200 न्यूटन का हो गया। तो इस समय भी जो जो इक्विवेलेंट फोर्स है या टोटल फोर्स है वो ज़ीरो हो गया, इसीलिए यहाँ भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ। और तीसरी कंडीशन जो है इसमें हम देख रहे हैं कि बच्चों ने फोर्स इंक्रीज़ किया तो अब वो ऑब्जेक्ट मूव होने लग गया। मतलब मान लो बच्चों ने अपना फोर्स बढ़ा के 250 न्यूटन कर लिया, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अभी भी 200 न्यूटन रहा। इसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव होने लगा। ये कंडीशन जो है ये अनबैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन है, जिसमें एक्चुअल मूवमेंट हमें दिखाई देगा या चेंज हमें दिखाई देगा फोर्स की वजह से। तो आज इंट्रोडक्टिव पार्ट में इतना ही काफ़ी है। हमने समझा फोर्स क्या है और हमने ये भी समझा कि अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्स क्या है। आपको इन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है और आप थोड़ा सा 8th क्लास के की बुक को निकाल के या कंटेंट आपके पास हो तो उसे निकाल के ज़रूर पढ़िए फोर्स के बारे में, क्योंकि उसमें टाइप्स ऑफ फोर्सेस बताए गए हैं और फोर्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है। यह इंट्रोडक्टिव पार्ट से सीधे हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे आ रहे हैं, तो आपको फोर्स के बारे में और क्लियर होना चाहिए। इस वीडियो या फोर्स या बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में जो बात हमने आज की है उससे संबंधित कोई भी डाउट आपके दिमाग में हो तो ज़रूर आप पूछिए।
आप फ़ोन कर सकते हैं, मुझे मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, मैं ज़रूर आपके डाउट्स के जवाब आपको दूंगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।